Good morning, students. Myself Juhi Bhatia, and today we are going to start the very first unit of the 9th class, that is Cell, the unit of life. नाउ सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है कि पहली बात, सेल इसका मतलब क्या है और फंडामेंटल इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंडामेंटल का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल का मतलब होता है सेंट्रल इंपॉर्टेंस। मतलब जिस चीज की प्राइम इंपॉर्टेंस हो उसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल। इसका मतलब सेल क्या हुआ, हमारी लाइफ की एक फंडामेंटल यानी कि सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन लाइफ है। अब सबसे पहला सवाल हमारा क्लियर हो गया, फंडामेंटल को क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, सेल क्या चीज है, सेल किस चीज की बनी होती है, सेल को किसने डिफाइन करा और सबसे पहली बार सेल को किसने बताया। हमें कैसे पता लगा कि हमारी बॉडी जो कि सेल से बनी हुई है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने हुए हैं, तो वो सेल्स के बारे में हमें कैसे पता लगा वो हम आगे देखते हैं। सेल, सेल का मतलब होता है पहली बात तो कि ये एक लैटिन वर्ड है। सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम, विच मीन्स स्मॉल रूम यानी कि एक छोटा सा कमरा। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे, सेल इज अ लैटिन वर्ड नोन एज स्मॉल रूम। ठीक है, अब जब ये एक लैटिन वर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लैटिन वर्ड में भी कुछ कहते होंगे, तो इसको लैटिन वर्ड में कहते हैं सेल्यूला ई सेल्यूली। क्या कहते हैं, सेल्यूला ई सेल्यूली। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल रूम, और सेल का जो लैटिन वर्ड है उसको हम कहते हैं सेल ए सेल्यूली। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल हमने जैसे बताया कि फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, उसके अलावा सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। किसकी, लाइफ की। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, द ऑल ह्यूमन बींग्स और वी कैन से ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ द लिविंग सेल। तो क्या हुआ, ये हमारी फंडामेंटल भी हो गई, सेंट्रल इंपॉर्टेंस भी हो गया, दूसरा गया एक स्ट्रक्चर यूनिट है। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब हो गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो किससे बना हुआ होगा, सेल से बना हुआ होगा। दैट इज वाई देयर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड द सेल इज made up of and are called structure and fundamental unit of life। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। सेल क्या होता है, इसका एक्चुअल वर्ड क्या होता है, कहां से ये डेराइव हुआ, इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, क्या टर्म होता है, सेल के लिए हम क्या एक्चुअल में क्या डेफिनेशन यूज करते हैं वो ये करते हैं। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल हुई वो किसने की।
हमने देख लिया सेल क्या होता है, सेल की डेफिनेशन क्या होती है, किन चीजों से कंपोज्ड ऑफ होता है, क्या होता है उसके अंदर। अब हम देखेंगे कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ द सेल किस किस साइंटिस्ट ने दिया और कौन से ईयर में दिया। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ द सेल की, मतलब सेल के बारे में बताया, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। ये याद रखना है आपको। ठीक है, कौन से ईयर में उन्होंने बताया? इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, यानी कि माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था वो हम आगे देखेंगे। ही ऑब्जर्व डेड सेल्स इन प्लांट्स। किसमें देखा था? प्लांट्स के अंदर क्या देखा था उन्होंने? डेड सेल्स देखे थे। ठीक है, उन डेड सेल्स को उनको कैसे दिखे? वो डेड सेल्स वर इन प्लांट्स लाइक honeycomb structure of cork। इस स्टेटमेंट का मतलब है जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ ऐसे डेड सेल्स देखे जो किसके थे? प्लांट्स के थे। जो किसके थे? प्लांट्स के थे। इनके डेड सेल किसकी तरह लगते थे? हनी कोम की तरह। हनी कोम का मतलब क्या हो गया? शहद का जो कंघा होता है। कोम को क्या कहते हैं हम? कंघा। और हनी क्या हो गई? हमारी शहद। तो क्या दिखता था? जैसे कि ये एक कंपार्टमेंट है किसका? कॉर्क का। कॉर्क किस में पाई जाती है? ट्री के अंदर। किसके अंदर? ट्री के अंदर। और ट्री के किस पार्ट के अंदर? बार्क के अंदर। किस में पाई जाती है? ट्री के बार्क के अंदर जो कॉर्क होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर, वैसा ही स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे देखा? डेड प्लांट सेल्स के अंदर देखा। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा, थोड़े से ऐसा। जैसे कि आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वो थोड़ा ऐसा होता है। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि ये एक हनी कोम्ब है। क्या है ये? एक हनी कोम्ब है और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेल के जैसा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो भी एक रूम के अंदर जो छोटे छोटे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरह लगता है। तो ये क्या हुआ? दिस इज अ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर तो देखा कि ये हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किसमें जैसे दिखते हैं? ये ट्री की बार्क के अंदर। तो इन्होंने क्या करा? जो भी ये ऑब्जर्वेशन की उसको इन्होंने अपनी एक बुक, जिसमें इन्होंने नाम दिया माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया जो थी बुक वो किसने लिखी? रॉबर्ट हुक ने। और जो भी उन्होंने स्टडी किया माइक्रोस्कोप के अंदर वो उन्होंने उस बुक के अंदर लिख दिया। सो देयर वॉज अ बुक नेम्ड called Micrographia।
ये एक बुक थी जिसे किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में ऑब्जर्वेशन करने के बाद। और इस ऑब्जर्वेशन करने के बाद में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप के अंदर एक बार्क है ट्री की, जो कि किसकी तरह लग रही है? हनी कोम की तरह लग रही है। और वो क्या बता रही है? वो डेड प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बता रही है। किसमें? प्लांट्स में। किसमें बता रही है? प्लांट्स में बता रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग सेल के बारे में बताया कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल की कैसे डिस्कवरी होती है, सेल के कंपार्टमेंट्स क्या है, सेल के कंटेंट्स क्या है और क्या क्या चीजें सेल के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। अब हमने वहां देखा डिस्कवरी ऑफ द सेल, किसके बारे में देखा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में देखा। रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था कि जो डेड प्लांट सेल है उसके अंदर हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और वो कैसा दिखता है? वो एक बार्क ऑफ ट्री की तरह, यानी कि एक पेड़ की छाल की तरह दिखता है। और उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हनी कोम्ब कहते हैं। और यही चीज उन्होंने स्टडी करी किसमें? डेड सेल। किसके? प्लांट्स के डेड सेल। और यही सारी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किसमें बताई? अपनी एक बुक में बताई जिसे कहते हैं माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक थी, जो कि किसने बनाई थी? रॉबर्ट हुक ने बनाई थी इन 1665। ठीक है, अब हम नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम देखेंगे जिन्हें हम कहते हैं एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एवी ल्यूवेनहॉक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने कब बताया? इन 1674। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किसमें बताया? 1674। क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल होते हैं, ही ऑब्जर्व्ड। अब तक तो डेड प्लांट सेल में बताया, लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस में बताया? लिविंग सेल में बताया। ही ऑब्जर्व्ड इन लिविंग सेल। किसका? एल्गी। एल्गी कौन सा? स्पायरोगायरा। कौन सा एल्गी? स्पायरोगायरा। और ये स्पायरोगायरा किस में पाया जाता है? स्पायरोगायरा are found in fresh pond water। ठीक है, तो जो एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने एक लिविंग सेल यानी कि एल्गी के अंदर स्पायरोगायरा की स्पीशी किससे मिलती है हमें? पॉन्ड वाटर के अंदर। तो जो एवी ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने, जब रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी डेड प्लांट्स की, उसके बाद में डेड सेल्स की, तब फिर एवी ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल के अंदर स्टडी करी किसमें? एल्गी स्पायरोगायरा में। और उन्होंने बताया कि जो एल्गी स्पायरोगायरा है वो भी सेल की ही बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट अब हम लेंगे जे.ई. पुरकिंजी। पहले हमने लिया रॉबर्ट हुक, फिर हमने लिया एवी ल्यूवेनहॉक, और हम बताएंगे अब जे.ई. पुरकिंजी ने क्या किया था। ठीक है, जे.ई. पुरकिंजी कौन से ईयर में? इन 1839। इन्होंने क्या करा? इन्होंने लिविंग मैटर बताया। इन्होंने क्या बताया लिविंग मैटर में? ही ऑब्जर्व्ड प्रोटोप्लाज्म। क्या देखा इन्होंने? प्रोटोप्लाज्म देखा। ठीक है, ही ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्म। और उन्होंने क्या बताया कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, सेल स्ट्रक्चर इज
मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, सेल के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है, वो है ये प्रोटोप्लाज्म। क्या है वो? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, 3 साइंटिस्ट हो गए, रॉबर्ट हुक, एवी ल्यूवेनहॉक, जे पुरकिंजी। तीनों चीज क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि 2-3 ऐसे और साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर बताए सेल के, जिनसे हमारी आसानी हो गई कि सेल किस चीज का बना होता है, कैसा दिखता है और उसके अंदर उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, अब हमने वहां देखा एंटनी ल्यूवेनहॉक ने क्या बताया, जे पुरकिंजी ने क्या बताया। अब हम देखेंगे रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में हमें कुछ और बातें बताई। रुडोल्फ वर्चाउ, सबसे पहले हम इनके बारे में बताएंगे कि कौन से ईयर में उन्होंने क्या स्टडी करी। तो इन्होंने स्टडी करी इन 1855। ठीक है, इन 1855 रुडोल्फ वर्चाउ स्टडीड अबाउट द सेल। अब रुडोल्फ वर्चाउ, हु वाज ही? ही वाज द रुडोल्फ वर्चाउ, ही वाज द जर्मन पैथोलॉजिस्ट। कहां के थे वो? जर्मनी के थे, एंड ही वाज कॉल्ड एज जर्मन पैथोलॉजिस्ट। और उन्होंने क्या बताया था? ही studied that all cells which present, जितने भी सेल हैं जो प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो भी सेल्स प्रेजेंट हैं वो कहां से आए हैं? दे एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां से आते हैं, वो कहां से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जब पुराने खत्म हो जाते हैं सेल तो उनसे जो नए सेल बनते हैं उनकी स्टडी किसने की थी? रुडोल्फ वर्चाउ ने, जो कि क्या है? एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने कब स्टडी करी? इन 1855। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं हमारे? नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, अगर हम बात करें, शील्डन एंड श्वान। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? शील्डन एंड श्वान। ठीक है, शील्डन एंड श्वान ने क्या बताया था? उन्होंने दी थी हमें एक सेल थ्योरी। क्या दी थी उन्होंने? सेल थ्योरी, जिसे हम अभी आगे देखेंगे, सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी के बेस पे उन्होंने ये बताया था कि जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग नेचर से ही अराइज होते हैं। और इसको फर्दर किसने एक्सपेंड किया था? इसको फर्दर एक्सपेंड किया था रुडोल्फ वर्चाउ ने। किसने किया था? रुडोल्फ वर्चाउ ने। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। हमने देखा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने कैसे डिफरेंट तरीके की स्टडी करी और उन स्टडीज से हमें क्या बताया कि सेल जो होता है वो कैसा दिखता है, किस तरीके का होता है, क्या चीजें उसमें कंप्राइज करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, जब आप देखते होंगे आपकी क्लास में
एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें हमें ये बताया जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर कि सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा दिखता है। बहुत कॉमन सी एक्सरसाइज है और वो हमने बहुत बार की भी है। आपने पता नहीं की कि नहीं की, लेकिन मैंने की है और बहुत बार देखा भी है माइक्रोस्कोप के अंदर कि सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखता कैसा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था दैट वाज अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट। जब आपकी एक्सपेरिमेंट्स या प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी तो आई होप योर टीचर्स विल टेक यू टू द लैब एंड दे विल परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट स्टेप, took a peel of किसकी, अनियन। क्या करेंगे हम, अनियन की एक पील ले लेंगे। पील मतलब एक छोटा सा छिलका ले लेंगे। पील का मतलब क्या होता है, छिलका ले लेंगे। तो अनियन का हम पील लेंगे। उस अनियन की पील को हम क्या करेंगे, उस अनियन से हटा देंगे। ठीक है, अनियन से हटाने के बाद उस अनियन का जो बिल्कुल अपर लेयर होगी, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर होगी, उसे हम सेपरेट आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, separate the layer of onion। किससे, with the हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, हाथ की हेल्प से तो हटाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है। तो हम किसकी हेल्प से हटाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। ठीक है, अनियन लिया, उसकी पील ली, उसे सेपरेट आउट करा फोर्सेप से। ठीक है, फिनिश। नेक्स्ट, इस पील को हम क्या करेंगे, इस पील को हम ट्रांसफर दिस पील, क्या किया, ट्रांसफर दिस पील इनटू पेट्री डिश। किसमें ट्रांसफर करेंगे हम इसको, पेट्री डिश। अब पेट्री डिश में ट्रांसफर तो हमने कर दिया, लेकिन उस पेट्री डिश में कुछ तो होगा ना मीडियम, जिसमें हम ये पील को ट्रांसफर करेंगे। तो वो क्या होगा, पेट्री डिश containing water। ठीक है, after soaking into water, take a clean and sterilized का मतलब क्या हुआ, sterilized का मतलब होता है ऐसा कोई भी मीडियम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई सा भी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फ्री हो। ना तो उसमें स्पोर हो, वेजिटेटिव, ना तो उसमें स्पोर हो, और ना ही उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब वो बिल्कुल प्योर हो। तो उस चीज को क्या हम कहेंगे, स्टेरिलाइज्ड कहेंगे। ऐसे केसेस में जब कंटेमिनेशन होता है तो कंटेमिनेशन को क्योर करने के लिए जो हम एक प्रोसेस कैरी आउट करते हैं उसे कहते हैं हम स्टेरिलाइजेशन। इसलिए हम क्या करेंगे, टेक अ क्लीन एंड स्टेरिलाइज्ड स्लाइड। ठीक है, अब जब हमने अनियन को छील लिया, उसकी पील निकाल ली, उसके बाद में उसको पेट्री डिश में डाल दिया जिसके अंदर पानी था। पानी के अंदर हमने उस पेट्री डिश को, उस अनियन पील को सोक कर लिया। सोक करने के बाद हमने क्लीन स्टेरिलाइज्ड स्लाइड ली। उस स्लाइड के लिए हमने क्या करा, फिर फोर्सेप की हेल्प से टेक और विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, ठीक है, ट्रांसफर द पील। किस पे ट्रांसफर करेंगे, द पील ओवर स्लाइड। ठीक है, ध्यान रखना जब भी आप अनियन की जो पील है उसको पेट्री डिश से स्लाइड पर ट्रांसफर करेंगे, किसकी हेल्प से, फोर्सेप की हेल्प से। जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो कभी भी वो अनियन पील मुड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप
अगर आपने वो अनियन पील मुड़ी हुई छोड़ दी स्लाइड के ऊपर, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी स्लाइड है उस पे जो स्ट्रक्चर है वो आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? मान लीजिए बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर आपने एक और फोल्ड कर दिया, तो जो बेडशीट का एक्चुअल प्रिंट है वो तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे एक और फोल्ड आ गया। जब तक आप कोई चीज खोल के पूरी तरह देखोगे नहीं, अगर आप उस पे एक फोल्डिंग चढ़ा दोगे तो उसका जो एक्चुअल बैटर है वो कैसे दिखेगा? तो अगर आपको अनियन की पील की एक्चुअल स्टडी करनी है और सेल्स को एक्चुअल में देखना है कि सेल कैसे दिखते हैं अनियन पील में, जो कि उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसके लिए आपको उसको बिल्कुल एकदम थिन लेयर स्ट्रेट वाइज आपको उस पर स्प्रेड करना पड़ेगा। स्लाइड के ऊपर स्प्रेड कर दिया, उसके बाद आपने क्या करा? स्प्रेड करने के बाद आगे देखते हैं कि आपने स्प्रेड करने के बाद में क्या किया। अब जब हमने ट्रांसफर कर दिया उस पील को किसमें? पेट्री डिश में। ठीक है, ये आपकी एक पेट्री डिश है। ठीक है, इसमें क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा क्या डाल दिया आपने? अनियन पील का। क्या डाल दिया? अनियन पील का। उसके बाद क्या हुआ? जब ये अच्छी तरह पानी में सोख हो गई, ठीक है, फिर हमने क्या ली? एक क्लीन स्लाइड ली। क्या ली? एक क्लीन स्लाइड ली हमने। इस क्लीन स्लाइड पे हमने जो ये अनियन पील थी इसको रख दिया। ठीक है, अब अनियन पील रखने के बाद हमने क्या करा? इस पे क्या डाला हमने? हमने डाली एक डाई। क्या डाला हमने? एक डाई डाली। ठीक है, उस डाई का नाम क्या था? सैफरन। क्या था? सैफरन। ठीक है, ट्रांसफर हो गया with the help of the forceps over the slide. Now, after transfer, ठीक है, now after transfer, put the dye, or we can say drops of dye called, क्या कहते हैं हम उसको? अभी मैंने आपको बताया सैफ्रनिन। उस डाई को क्या कहेंगे आप? सैफ्रनिन कहेंगे। ठीक है, ट्रांसफर हो गया, डाई डाल दी। अब सवाल आ गया, डाई डाली क्यों है? भाई जब हम स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं अनियन का, वो तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हम स्लाइड के ऊपर अनियन पील रख के भी देख सकते हैं। हमें क्या जरूरत है डाई की? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें एक ऐसे कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है, या ऐसी चीज की जरूरत होती है, कलर की जरूरत होती है, जो कि क्या करेगा? इस अनियन पील के साथ में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा। जब ये डाई, जब हम इसको वॉश ऑफ करेंगे तो कुछ इसके जो कलर है, जो कलर डाई कॉम्प्लेक्स है, वो उस अनियन पील के साथ में जाके कंबाइंड हो जाएगा, और उसके बाद में जो कलरेशन हमें शो होगा, उस कलरेशन की हेल्प से हमें क्या दिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील। क्या दिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ अनियन पील। सो आफ्टर पुटिंग सैफ्रनिन, वॉश द एक्सेस ऑफ क्या? सैफ्रनिन। वॉश द एक्सेस ऑफ सैफ्रनिन from the slide। ठीक है, अब खत्म। जब हमने अनियन पील डाल दी, पानी भी हो गया, पानी में से निकाल लिया, डाई डाल दी, खत्म हो गया। अब तो हमें दिख जाना चाहिए, पिंक कलर का दिखेगा। अब तो दिखेगा ना? नहीं। अब हम क्या करेंगे? उस अनियन पील को उस स्लाइड के ऊपर और इस डाई के साथ कॉन्टैक्ट रखने में, मींस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रखने में क्या हेल्प करेगा? हमारी ग्लीसरीन। क्या हम डालेंगे? ग्लीसरीन। नाउ पुट अ
ड्रॉप ऑफ क्या, ग्लिसरीन। क्या डालेंगे हम, ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल दी। नाउ अब तो दिख जाना ही चाहिए यार, पूरा दिख जाना चाहिए, नहीं पूरा नहीं दिखेगा। हाँ, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर पुटिंग द ग्लिसरीन ड्रॉप ओवर द स्लाइड, कवर द माउंट। माउंट माउंट किसे कहते हैं कि ये जो एरिया हमने फिक्स कर दिया है, जिसके ऊपर हमने डाई डाली है, एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, माउंट। तो अब इस माउंट को क्या कवर करेंगे हम, इस माउंट को किससे कवर करेंगे, कवर द माउंट विद द कवर स्लिप। आपने देखा होगा आपकी लैब्स में एक पिंक कलर का छोटा सा बॉक्स होता है, जस्ट लाइक छोटा सा, इतना सा, उसके अंदर एक छोटी 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 बहुत थिन, जो बिल्कुल अगर एक छोटा सा बच्चा भी तोड़े तो बहुत जल्दी टूट जाए, तो छोटी 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 ग्लास की कुछ छोटी छोटी ग्लासेस होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, छोटी 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 बहुत सारी होती है, न्यूमरस होती है, वो करीब 70 से 80 आती है छोटे से पैकेट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कवर द माउंट विद द कवर स्लिप। क्या करेंगे, कवर द माउंट विद द कवर स्लिप करेंगे। कवर स्लिप के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करेंगे। नाउ ऑब्जर्व द स्लाइड mounted अंडर, किसमें, अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर। अब सवाल ये आता है कि ये माइक्रोस्कोप है क्या। जब से मैम कह रही है कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर इसको फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे, माइक्रोस्कोप एक्चुअली में है क्या। तो माइक्रोस्कोप इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू विजुअलाइज द थिंग विच आर वेरी स्मॉल। जो भी चीजें, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनसे भी बीमारी होती है फॉर एग्जाम्पल, उसे हम कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। कैसे देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। माइक्रोस्कोप अब 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल, जो आपके लिए नेसेसरी है वो मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप विच इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप किस किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब हमने वहां देखा, क्या बताया था मैंने माइक्रोस्कोप के बारे में, तो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, पहला टाइप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि मान लीजिए हमने चीजें ऑब्जर्व करने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया, तो इस माइक्रोस्कोप में क्या होगा, सिंपली it helps to observe the material which are small or very small, very small in साइज, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हेल्प करेगा, इट विल हेल्प टू ऑब्जर्व द मटीरियल
विच आर स्मॉल एंड वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है, अब साइज क्या हो सकता है? साइज या तो माइक्रोमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एग्जांपल है, कोई सेल है जो कि कितने माइक्रोमीटर का है, इट इज ऑफ ओनली 0.5 माइक्रोमीटर। अब ऑब्वियसली बात है कि इतने छोटे साइज को तो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो हमें किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं दिखने में, तो उनको हम कैसे स्टडी करेंगे? माइक्रोस्कोप से। दूसरा क्या आता है हमारे पास में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या आता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में क्या होता है? हमारे माइक्रोस्कोप में दो तरीके के लेंस होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ठीक है, दो टाइप के कौन से लेंस होते हैं? एक तो आईपीस लेंस होगा और एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ लाइट क्या होता है, जब हम आईपीस से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है और जो आईपीस होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। ठीक है, पास पास आने से क्या होता है कि जो भी लाइट उस नीचे मिरर पे, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा होगा आई एम श्योर लैब्स में, तो आपने देखा होगा नीचे एक छोटा सा मिरर होता है, उस मिरर को हम हमेशा उस तरफ पॉइंट आउट करते हैं जहां सामने से लाइट आ रही है। तो वो क्या करता है? वो उस लाइट की एक रियल इमेज फॉर्म करता है, उस रियल इमेज को उस लाइट से एमिट आउट करके हेल्प करता है किस पे? ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ताकि हम आई पीस के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम जो भी स्लाइड या जो भी मटेरियल उस पे रखा हुआ है उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट कंसिस्ट, किसका बना होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। किसका बना होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का। इट हेल्प्स, और वी कैन से विद द help of the light, with the help of the light, real image form। ठीक है, real image forms to visualize the material, to visualize the material on the slide। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या करा? हेल्प हमें जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें हम किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं? सिंपल से। ठीक है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है सिंपल का? कि सिर्फ हम उनका देख सकते हैं कि वो किस तरह के दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके इंटरनल कंपोनेंट्स कैसे हैं, वो हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? कंपाउंड। तो इसका एक और एडवांटेज क्या है? इट हेल्प्स टू सी द इंटरनल components of the material। ठीक है, तो जो भी मटेरियल के जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो किसकी हेल्प से अपन देख सकते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अब सिंपल कंपाउंड, अब मैंने एक और बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था वो किसके लिए बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर के कॉम्प्लेक्स की स्टडी की वजह से हमें कुछ ऐसा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी जो कि क्या हेल्प करा, जिसने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैनल में कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है,
ठीक है, अब हमने देख लिया सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम कौन सा माइक्रोस्कोप देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किसने किया था? नॉल एंड रस्क, ये दो साइंटिस्ट थे, नॉल एंड रस्क। कौन से ईयर में? इन 1939। किसमें? इन 1939 नॉल रस्क ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था? इसके अंदर क्या था? विद द हेल्प ऑफ, ऑब्वियसली बात है जब नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था इसमें क्या होता था? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, with the help of electrons we can observe the material on slide। कैसे? क्या हुआ? इन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की बीम, यानी कि बीम ऑफ लाइट विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हुआ कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते थे, जब वो इस स्लाइड पर रिफ्लेक्ट आउट होते थे तो हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता था वो ऑब्जर्व होता था। तो बेसिकली इसका पॉइंट क्या है? द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर structures which can't be with the help of electron microscope।